अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कुरैशी साहब। आपसे बात करते हैं। पाकिस्तान में बात हो रही है नेशनल डायलॉग की। अब इस डायलॉग के TORs क्या होंगे, इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, कौन इसका ज़ामिन बनेगा, कौन इसमें शरीक होगा, और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस वक्त अपोजिशन की इकलौती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसका हिस्सा बनेगी। गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी साहब ने इरशाद साहब कहा था कि हम मुसल्लत हुकूमत के अलावा मुज़ाकरात कर सकते हैं। अब इससे क्या मुराद है? अगर इस डायलॉग में PTI शामिल होती है तो उन्हें किसी ज़मानत की ज़रूरत है इरशाद साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सीरियस हैं नेशनल डायलॉग में, तो उनको ये ऑफ़र ये किसी हस्पताल के इफ्ताह के मौके पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट में खड़े होकर या किसी ऐसे फोरम पर जहाँ समझा जाए कि ये एक संजीदा ऑफ़र है वो करनी चाहिए, और फिर उस ऑफ़र के साथ साथ जो अमली तकाज़े हैं वो पूरे करने चाहिए, रब्ता करें। इस वक्त देखें ना, बाकी तो 10, 11, 12 जमातें सारी की सारी शामिल हैं हुकूमत में। बाहर सिर्फ जो बड़ी पार्लिमानी पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो बाहर है, या एक दो छोटी जमातें उनसे बाहर हैं, बाकी तो सब वो शरीक इक़्तिदार हैं। तो ज़ाहिर बात है कि अगर एक डायलॉग करना है, बाकी स्टेक होल्डर भी आप रियासत के शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उस बड़ी पार्टी को इग्नोर करके आप नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल है शाह साहब से ये पूछते हैं कि अगर ये सीरियस ऑफ़र हो और आपको बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये कहा जाए कि आप हमारे साथ बैठें, डायलॉग करें और TORs तय करें, तो शाह साहब फिर आप तैयार होंगे? इरशाद साहब, पहली बात तो ये है कि वो नेशनल डायलॉग जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात उसमें गैर हाजिर हो, वो डायलॉग जैसे आपने फरमाया वो बेमानी होगा। बाकी तो सभी जमातें जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा बन चुकी हैं, तो वो तो रोज मिलते हैं, काबीना में भी मिलते हैं, ऐवान में भी मिलते हैं। हम ऐवान में भी मौजूद नहीं हैं, तो डायलॉग किससे करेंगे? पहली तो चीज है कि वो डायलॉग जिसमें PTI शरीक नहीं है वो बेमानी होगा, नंबर 1। नंबर 2, PTI से अगर डायलॉग करता है तो किस चीज पर करता है हमें ये भी मालूम हो ना। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट आ गया डायलॉग। नेशनल डायलॉग किस चीज पर? नेशनल डायलॉग इलेक्शंस पर, शफाफ इलेक्शंस पर, धांधली को रुकवाने के लिए, मुल्क की मईशत जो दिन ब दिन जो है वो टैंक कर रही है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उस पर कोई गुफ्तगू करने के लिए जो इस वक्त जो इदारों में मदाखलत हो रही है, जो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन है वो एक तरफा है, वो पॉकेट जो है ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, उनकी मिली भगत से बन गया है। अब उस इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत होगी, क्या वक़्त होगी जिसमें मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई। अब राजा रियाज साहब जिन्होंने नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है, उससे नून के सरबराह सदर जो हैं वो मशावरत कर रहे हैं, ये तो मजाक हो गया। ठीक है ना जी। तो पहले तो हमें डायलॉग के हदूद व क़यूद मालूम हो कि डायलॉग का मकसद क्या है, उसका एजेंडा क्या होगा, क्या ये बाकायदा ऑफर है, इन राइटिंग है। ज़बानी कलामी बातें तो कई दफा सियासत के लिए और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए की जाती है, तो इसलिए हमने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। अगर हुकूमत संजीदा है तो वो लिख के भेजेगी, हम उसको फिर हमारी कोर कमेटी है, चेयरमैन साहब उस पर फिर गौर कर सकते हैं। कोर कमेटी एक मुनासिब फोरम है जिसपे उसके जो TORs हैं उसका एजेंडा क्या है और क्या वो मानी खेज होगा। यानी शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग की ऑफर पे अगर संजीदा ऑफर हो तो इस पे गौर करने के लिए, इस पे बैठने के लिए तैयार है? नहीं, अर्जिया फॉर व्हाट? इलेक्शंस के लिए।
असेंबली की डिसोल्यूशन के लिए, तो बात समझ आती है। हम तो ये कह रहे हैं कि मुल्क को बहरान से निकालने का हल है नए इंतखाबात, और मईशत को सहारा देने के लिए ये जो बेयकीनी सूरत हाल है इससे हमें निजात हासिल करनी होगी। और अगर वो हमें निजात करनी है तो फिर हुकूमत अपना ज़हन दे कि वो आगे कैसे बढ़ना चाहती है, तो फिर डायलॉग का कोई माने होगा ना। अच्छा शाह साहब, ये परसों अचानक रात को जनाब बाबर अवान साहब की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि खान साहब की जान को शदीद ख़तरा है, वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। और उनके ये पहली बात तो थी कि इतनी एमरजेंसी क्या थी वो वीडियो जारी करने की, नंबर वन। और क्या वाकई अगर खान साहब की जान को ख़तरा है तो ये स्टेट एक्टर की तरफ से है या नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से है? देखिए, खान साहब की जान को खतरा तो है, इस किस्म की इतलात तो हमें मिली थी, इस किस्म की धमकियां तो मौसूल हुई, और इसीलिए इसी को बुनियाद बनाते हुए खान साहब ने कहा था कि मैं अपना एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूं और उसको रिकॉर्ड करवा के मैं एक महफूज जगह पर मुंतकिल कर रहा हूं। अल्लाह ना करे अगर जरूरत पड़े तो वो उसको फिर जो है वो लोगों के सामने और कौम के सामने रख दिया जाए। इससे जाहिर होता है कि खान साहब को कोई ना कोई ऐसी संजीदा इतलात थी जिसकी वजह से उन्होंने ये इतना बड़ा कदम लिया। नंबर 1। नंबर 2, जो बाबर अवान साहब की वीडियो मैसेज है उसके पीछे राना सनाउल्लाह की सोच, उनके अमली इक़दामात, जो दहशतगर्दाना कार्रवाई आपने देखी 25 मई को, उसका उनका सोच और उनका फलसफा, मॉडल टाउन की उनकी सोच वो अक्कासी करती है, और उनकी धमकी कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे, हम उन पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने चले हैं। तो इन चीजों को सामने रखते हुए खदशात लाहक हुए, और बिल्कुल एक पार्टी में जब कारकुनों ने सुना तो एक तशवीश की लहर दौड़ी, और फिर बहुत से कारकुनान बनिंगाला की तरफ भी उन्हें रुजू किया और वहाँ कैंप लगाए, और फिर जिन्होंने कैंप लगाने के लिए तंबू फराम किए गए उनको ट्रेस किया गया, उनको धमकियां दी गई। आईबी के लोग वहां पहुंचे और उनसे उनकी पूछगूछ हुई और उनकी सरजनिश की गई। किराए पे अगर कोई तंबू लेता है तो ये कौन सा जुर्म है? सही है, लेकिन कुरैशी साहब, खान साहब की जान को खतरा किससे है? हाँ जी सर, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को एक अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहती हैं, वो कुव्वतें जो यहाँ इंतशार चाहती हैं, और उस इंतशार के जरिए वो अपने एजेंडे को पाया तकमील तक पहुँचाना चाहती हैं। अच्छा कुरैशी साहब, ये आपके बारे में और असद उमर साहब के बारे में भी सुना गया कि आपको और असद उमर साहब को भी धमकी दी गई कि आपको 14 बरस के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, आपको कैद कर दिया जाएगा, इमरान खान साहब का कोई फ्यूचर है। ये धमकी कहाँ से आई और ऐसी धमकी आपको मौसूल हुई? ये आपको इत्तला कहाँ से मिली? ये हमने भी कुछ सुना है। अब आप कहाँ से भाईजान, कहाँ से सुना है? मैं पूछना चाहता हूँ ना, कहाँ से सुना है? अब ये सोर्स तो ना पूछे ना। तो अगर सोर्स नहीं बता सकते तो मैं इस पे जवाब कैसे दूं कि उसमें कितना वजन है? जिन्होंने कहा नहीं, आप तरदीद कर रहे हैं इसकी। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता इस स्टेज पर, क्योंकि न जाने कौन है और वो क्या उसका इरादा है और क्या कहना चाह रहा है। नहीं, अगर आप तरदीद नहीं कर रहे तो शाह साहब, हमारी नज़र में जिस खबर की तरदीद ना आए वो मुसद्दिका हो जाती है। आप देखिए, आप दानिश्वर हैं और दानिश्वर किसी चीज को कोई रंग भी दे सकते हैं, और अल्फाज का चुनाव भी आपसे ज्यादा कौन जानता है जी। तो ये आपकी माहिराना राय है और तायराना नजर है, तो हम आपकी माहिराना राय और तायराना नजर के मुंतजिर रहेंगे।
यानी आप हमें बाखबर तो समझते हैं कि इस पे भी शक है। आप देखिए, जितने बाखबर आप हैं कोई नहीं होता, क्योंकि देखिए उसकी वजह है मीडिया के आप जैसे बावकार जो दानिश्वर हैं या जर्नलिस्ट हैं, उनका सबके साथ या गल्ला भी है, उठना बैठना भी है, मेल मुलाकात भी होती है, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, माजी की तारीख से भी वाकिफ हैं, तो आपकी जो राय होती है, आप साहिब राय लोग हैं मेरी नज़र में। सही है। कुरैशी साहब, एक मामला और भी है, तलब किया गया था परवेज़ अशरफ साहब की जानिब से, आपके मेंबरान को वो पेश नहीं हुए, आपने पहले ऐलान कर दिया था पार्लियामेंट में खड़े होकर हम इस्तीफ़े दे रहे हैं। अब उज़र क्या है कि आप जो मौजूदा स्पीकर हैं उनके पास क्यों नहीं पेश हो रहे? इस्तीफ़े दे दिए, उनकी तस्दीक हो जाएगी, ये मामला ये बहम ख़त्म हो जाएगा। ये बात ये है, देखिए हुकूमत, हम इस्तीफ़े दे चुके, उस वक्त जो स्पीकर थे वो कबूल कर चुके और वो नोटिफाई कर चुके और आगे भेज चुके, नंबर एक। तो वो एक पूरा अमल जो है वो प्रोसेस है, मुकम्मल हो गया। अब ये करना क्या चाह रहे हैं? ये बदनीयती है, ये छोटे छोटे ग्रुपों में इनकी कोशिश है कि लोगों को वर्गलाया जाए, लोगों को धमकाया जाए, लोगों को ये कहा जाए कि हम पैचेस में इलेक्शन, तब 131 लोगों ने मिन जुमला इस्तीफे दे दिए। ये जो आज टेलीविजन पे आप खबर सुनते हैं कि शाह महमूद कुरैशी के हल्के का, फवाद चौधरी के हल्के का, शरीन मज़ारी को जो है वो डी सीट किया जाएगा, क्यों भाई? अगर डी सीट होना है तो सबने होना है, और अगर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं तो सबके होने हैं। ये पिक एंड चूज, ये जो चेरी पिकिंग हो रही है, इसका मकसद क्या है? कि आप टारगेट करना चाहते हैं चंद हलकों को और मनपसंद नताइज हासिल करना चाहते हैं, यही दिखाई दे रहा है ना। आप मैसेज देना चाहते हैं, आप धमकाना चाहते हैं हमारे मेंबरान को, यही मैसेज है ना। शाह साहब, ये अब ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं पंजाब में 17 जुलाई को, तो आपके मेरे ख्याल आप टिकट्स भी अलाट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। खान साहब को अगर गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो आप समझते हैं कि इसके ज़िमनी इलेक्शंस पर और उसकी कैंपेन पर असरात मुरतब होंगे या हुकूमत ये काम नहीं कर पाएगी? शाहजादी साहब, पहली बात तो ये है कि एक सियासी हुकूमत इससे बड़ी हिमाकत नहीं करती और न करनी चाहिए। हम भी हुकूमत में रहे हैं, कोई सियासी कैदी नहीं रखा हमने। 3 साल 7 माह हमारी हुकूमत थी, बताइए किसी को सियासी कैद में डाला गया हो? एक केस भी आपको नहीं मिलेगा। अब ये खान साहब को जब गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्यों इतने खाइफ क्यों है खान साहब से? अगर वो जलसे करते हैं और जलसों में लाखों की तादाद में लोग उनकी बात सुनने आते हैं, उनके बयानिए को वजन दिया जा रहा है, भाई आप भी कीजिए, आपने किए नहीं है। अभी आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने बहावलपुर में जलसा किया, अभी आपने देखा कि उकाड़े के जलसे का ऐलान किया और फिर बावजूद बारिश का बहाना कहकर और वहां खुद पानी लगाकर उनको गीला करके जलसा मुलतवी कर दिया गया। तो आप कीजिए, आपको किसने रोका है? पीपल्स पार्टी जलसे करना चाहती है, शौक से करे, नून करना चाहती है, शौक से करे। हमारे जलसों से खाइफ क्यों हो रहे हैं? आपकी लीडरशिप को सियासी तौर पर किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, तो आप क्यों घबरा रहे हैं खान साहब से? सही है। शाह साहब, ब्रीफ कमेंट कीजिएगा। IMF से मुआहिदा किया आपकी हुकूमत ने, ये हुकूमत उसका रिव्यू चाह रही है, हालात वैसे के वैसे ही हैं, बैक टू सिक्योर ही हम आ जाते हैं। अब जो डायलॉग की बात हो रही है, मीसाक मईशत की अगर आपको इलेक्शन से पहले ऑफ़र दी जाती है तो क्या आप उस पर आएंगे? देखिए, हालात आपने फरमाया कि जूं के तू हैं, नहीं मेरे भाई, हालात पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। आप देखिए, जब से ये हुकूमत आई है 22 रुपए से ज्यादा रुपया डिप्रिशिएट कर गया है, डॉलर महंगा हो गया है। जब से ये हुकूमत आई है 6000 पॉइंट से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज की मंदी हुई है।
जब से ये हुकूमत आई है 8 रुपए फी यूनिट बिजली में इजाफा हुआ है। जब से ये हुकूमत आई है 60 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जब से ये हुकूमत आई है 200 रुपए से ज्यादा फी किलो घी की कीमत बढ़ गई है। 95 रुपए किलो चीनी बिक रही है और 1600 रुपया 20 किलो का थैला आटे का बिक रहा है। गोश्त, दाल, सब्जी की बात कुजा। जब से ये हुकूमत आई है जनूबी पंजाब के पानी का हक तलब किया जा रहा है। मैंने आज भी कहा है कि हमजा शहबाज जनूबी पंजाब के साथ नाइंसाफी बंद करो, सिंध के साथ नाइंसाफी बंद करो। आज सिंध के वाटर रिसोर्सेज के वजीर हैं, खामोश बैठे हैं क्योंकि झंडा लगा हुआ है और वो आए दिन सिंध के हकूक की बात करते थे कि सिंध को प्यासा किया गया है। आज सिंध को प्यासा आप रखा हुआ है। पूरे जनूबी पंजाब की सबसे कीमती फसल आम की फसल है, बर्बाद हो गई। 50% प्रोडक्शन कम आ रही है। क्यों? कि जो पानी का वक्त है, मई जून का पानी दस्तयाब नहीं है। जून के महीने में, मई के महीने में नहरों की वाराबंदी है और उससे पहले टेम्परेचर्स कुदरती हाई हुए और फ्लावर शेडिंग नहीं हुई। इसी तरह आपकी पूरी मुल्क की सनत की सबसे अहम फसल जो है वो है कपास की फसल। जी, काश्त नहीं हो रही, सही है, पानी ठीक है, नहीं है, ठीक। और जनूबी पंजाब का हक मारा जा रहा है। जी, ठीक। नाइंसाफी की जा रही है। अब बिराज पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, हमारा हक मारा जा रहा है। जी। पहले इंडस वाटर ट्रीटी में हमारे दरिया चले गए और अब हमारा जो पानी है हमें पूरा नहीं दिया जा रहा। और सिंध वाले जो ठीक बोलते है थे, शाह साहब, आज वो शाह खामोश साहब हैं। जी बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, डायलॉग की बात हो रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की, आपको लगता है कि अगर पीटीआई को संजीदा ऑफर दी जाए और पीटीआई की जो शर्त है और पीटीआई अपनी शर्त से कुछ पीछे हटे तो ये बैठ के बातचीत हो सकती है और वाकई कोई डायलॉग के लिए कोशिश भी कर रहा है? देखिए, मेरा तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अगले इलेक्शन जब भी हूँ, इस साल हूँ, अगले साल हूँ, उससे पहले नेशनल डायलॉग ज़रूरी है, नेशनल कंसेंसस ज़रूरी है 2-3 इश्यूज़ पर। नंबर 1 तो ये है कि ऐसी इस्लाहात की जाएं कि इलेक्शन में धांधली का कोई इम्कान ही ना रहे। इसके बावजूद ज़ाहिर बात है, इंसानी मुआशरा है, कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है। दूसरा उसमें ये हो कि ये तय कर दिया जाए ज़ाब्ता अखलाक और इस पर सब दस्तखत करें और उसकी ज़मानत कोई भी इदारा दे सकता है, फ़ौज, अदलिया में से कोई भी। जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के, वो नतायज माने जाएंगे। जी, तो इस बेस पे मेरे ख्याल है सही है। हनीफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपके वक्त। अब्बासी साहब, आप जब अपोजिशन में थे आप ट्रुथ कमीशन की बात करते थे, अब आप नेशनल डायलॉग की बात करते हैं। आपसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे अगर कोई संजीदा ऑफ़र आती है डायलॉग की तो हम उस पर गौर कर सकते हैं। क्या बाज़ाब्ता तौर पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब उनसे रब्ता करेंगे या इसके लिए कोई मैकेनिज़्म बना दिया गया है डायलॉग के लिए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो डायलॉग की बात मेरे ख्याल है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की है और मुझे तो नहीं पता कि अपना वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसका क्या जवाब दिया है, क्या नहीं दिया। अभी तो अब्बास साहब कतई माफ़, कल प्राइम मिनिस्टर ने आप सही फरमा रहे। जी 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 बिल्कुल, उन्होंने फिर इंडोर्स किया ना शाहिद साहब की बात को, फिर सेकंड कर दी है तो ठीक है। लेकिन मेरे अब मैं ना मानू वाली पॉलिसी पे अगर पीटीआई कायम रहती है तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। वो देखें, वो तो डे 1 से कहते थे हम लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं मानते हैं, तो आज तो वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, शाह साहब बड़ी ज़बरदस्त आप बात कर रहे थे इंतखाबी इस्लाहात की, मैं उस पर भी आता हूँ, वो बड़ी ज़बरदस्त बात है उस पर भी। लेकिन आप ये देखें कि आप कह रहे हैं कि ठीक है जी, मैं तो फ़लाँ को फ़लाँ नहीं मानता, फ़लाँ जज को नहीं मानता, फ़लाँ अदालत को नहीं मानता, फ़लाँ इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानता, मैं तो उसको मानूंगा जो मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएगा।
सही। हमेशा सियासत के अंदर मैं 2003 से जब पहली दफ़ा मैंने बना सियासत, तो हम 77 की मूवमेंट में जब मैं 14 साल का था, फिर FC कॉलेज में सियासत तो हम करते आए हैं, लेकिन जो एक पार्लिमानी सियासत का आगाज़ हुआ वो 2003 में हुआ। 2003 का हनीफ अब्बासी और 2022 का हनीफ अब्बासी, मैं खुद जब अपनी अकाउंटेबिलिटी करता हूँ तो मैं उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी समझता हूँ कि हुई है, पहले से बेहतर हूँ, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान बेहतर होता है। तो यहाँ तो हालात ही कुछ और हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ वो इलेक्शन चाहिए जिसमें मैं जीत जाऊँ। तो भाईजान ऐसी तो मेरा ख्याल है शायद ही मुश्किल से हो कि वो हमारे साथ बैठ सके। अगर वज़ीर आज़म ने बात की है तो वज़ीर आज़म अल्हम्दुलिल्लाह संजीदा शख्स हैं, वो बड़ा जहादीदा शख्स है और बड़ा ही कमिटेड है इस मुल्क के साथ भी, अपने लोगों के साथ भी, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। तो अगर वो बुलाएंगे और उन्होंने उस बात को, शाहिद साहब की बात को सेकंड कर दिया है, तो फिर उसके बाद तो दूसरी कोई बात रहती नहीं, आए बैठें। और आप वाली बात अभी देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने आज क्या कहा है कि अक्टूबर के एंड में वो शुरू करेंगे, चीज़ों को लेके चलेंगे, जो चीज़ें हम लेके आएंगे या जो भी इस्लाहात, जो भी मामला, और फिर हम कोई 4, 5, 6 माह के अंदर उसको काबिल हो जाएंगे हम इलेक्शन। यानी जो इशारा आज मुझे इलेक्शन कमीशन से मिला है और जो मैं अब इस वक्त स्मूथ गवर्नमेंट की वो देख रहा हूँ सूरत हाल, उससे तो अंदाज़ा यही होता है कि अगस्त 2023 में इलेक्शन होंगे, और अब होने भी इलेक्शन 2023 में चाहिए, ताकि चले साल 1.5 साल ये जो वक्त गुजरेगा जिसके अंदर आज इतनी महंगाई है, आज इतनी बेरोजगारी है, आज इतनी तबाही और बर्बादी है, तो चले 8 महीने 10 महीने के काम करने के बाद अगर शहबाज शरीफ जैसा शख्स जो शबाना रोज मेहनत करते हैं, ये कोई उनकी लगी लिपटी उनके लिए कोई मैं बातें नहीं कर रहा जी, उन्होंने 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है पैदा करके दी, उन्होंने मेट्रोस बनाई। अब्बासी साहब वो तो हालात, वो तो बातें ठीक हैं अब्बासी साहब, वो तो मामलात समझ आते हैं हमें। माजी में शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन पे खुद एक उनकी अपनी परफॉर्मेंस का बोझ है, आपकी अपनी जमात पे अपनी माजी की परफॉर्मेंस का बोझ है, आपने उसको मेंटेन करना है। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं, अब आए दिन एक बात आती है इमरान खान को गिरफ़्तार करने की, एक सियासी लीडर जिसकी जमात एग्जिस्ट करती है लेकिन वो पार्लियामेंट में जाने से इनकारी हैं, अगर ऐसे शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो आप नहीं समझते ये बेयकीनी बढ़ेगी और ये बेयकीनी फिर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाएगी? तो क्या हुकूमत वाक़तन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना चाहती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं तो इस पर बिल्कुल 100% शरह सदर है मुझे कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करके अरबों रुपए की रिकवरी करनी चाहिए। अच्छा। और इसके लिए मेरी दलील ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ को बगैर सैलरी के उससे वजारत उज़्मा से हटाया जा सकता है, अगर 15 किलो हीरोइन बगैर हीरोइन के एक शख्स को जो है वो 7 महीने जेल में डाला जा सकता है, किसी को बगैर किसी एविडेंस के उम्र कैद दी जा सकती है, किसी की बेटी को उसके साथ गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, तो इमरान खान साहब से 2-4 बहुत बड़े बड़े हिसाब लेने हैं। और वो कौन लेगा? हुकूमत वक्त लेगी ना, और तो कोई नहीं लेगा। भाई यहाँ जो चीनी का स्कैंडल था, यहाँ पे जो गंदम का स्कैंडल था, ये तो हम गोगी में लगे हुए ना कि 3 कैरेट की उसने मंगवा ली, 5 कैरेट की या 10 करोड़ की उसने बैग ले लिया या 5 करोड़ की जूती पहन ली। वो ठीक है, वो भी बड़ा ज़रूरी है, उसको भी ज़रा खंगालेंगे। खुरा जो है वो इमरान खान के घर तक जाएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान के घर तक खुरा ना जाए। लेकिन अद्वियात वाला स्कैंडल हो जाए, वो गंदम का हो जाए, वो चीनी का हो जाए, और इवन LNG के हवाले से हो जाए, जो सौदे जो इन्होंने किए, तो आप यकीन माने कि इमरान खान की जेबों में से, और जो शलवार की जेब है, उनकी जो कमीज़ की जेब है, अरबों नहीं खरबों रुपए निकलेंगे। अब्बासी साहब, अगर उसमें कुछ है तो ज़रूर गिरफ्तार करें। लेकिन अगर आप कहें कि 144 की मैं इरशाद भाई एक सिर्फ, ताकि आपको वाज़ेह हो जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, दफा 144 के ऊपर गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अच्छा। जलसे जुलूसों के ऊपर गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। आप गिरफ्तारी उसमें डालें जिसमें लोगों को पता चले कि ईमानदारी का लेवल क्या था, बस। अभी तक राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये नहीं बताया कि LNG स्कैंडल में कोई तहकीकात हो रही हैं, ये नहीं बताया कि चीनी स्कैंडल में कोई हो रहा है, वो एक आटा स्कैंडल भी आया था, या उसके बाद अद्वियात स्कैंडल,
वो ये कह रहे हैं कि ये फसाद अर्ज फैला रहा है, ये जुलूस लेकर आया है, विफाक पर हमला किया है, इसलिए हम इसको गिरफ़्तार कर लेंगे। और अब तो उन्होंने डेट भी दे दी कि 25 को इनकी ज़मानत ज़ब्त होगी और हम गिरफ़्तार कर लेंगे। तो आपकी हुकूमत 8 हफ्ते में 9 हफ्ते में सिवाय तोशा खाने और फ़र्क होगी कोई बात ही नहीं कर पा रही, ये किसकी नाकामी है? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल इरशाद भाई, ये 200% आप बात ठीक कह रहे हैं, कोई इसमें दूसरी राय नहीं हो सकती। और मुझे तो नहीं पता था आपने ये क्वेश्चन करना है, मैंने अपनी बातों में आपको साफ और क्लियर और क्रिस्टल बता दिया है। और मैं बिल्कुल इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा, मेरी बातचीत इस हवाले से होती भी रहती है। ये चीजें लेके आनी है सर, अगर ये नहीं है तो फिर इसका शोर ही नहीं मचाना चाहिए। और जो बात आप फरमा रहे हैं, मैं कहता हूं जी कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी, उसने अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। अब वो सोच समझ के लॉन्ग मार्च करेगा भाईजान, सही अब वो सोच समझ के लॉन्ग मार्च करेगा। अब्बासी साहब, 25 लाख 50 लाख लोग जी सही है। ये मामला ये है कि लॉन्ग मार्च तो चलें, अब वो दोबारा करते हैं, वो एक अलहदा चैप्टर है। लेकिन जो अगर हम आपकी मुआशी कारकर्दगी की बात करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपको बढ़ानी पड़ी। जी ये है कि कोई हालात नहीं थे, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं उसके साथ साथ डॉलर जो है उसको भी इस्तेहकाम नहीं आ रहा है, ये सब कुछ करने के बावजूद। अब्बासी साहब, तकरीबन 6 हफ्तों में 40% पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, 45% गैस की कीमत में, 45% बिजली की कीमत में अवाम का सेंटीमेंट आपके साथ कैसे रहेगा? फैसल आप और शाह साहब बड़े जानीदा लोगों में से हैं। जब हम बात करते थे, जब वो कहता था मुझे 4 साल हुए हैं, वो 30 साल वालों से लें, फलां लें, साहब लें, 1 महीने वाले से आप ये पूछो, ये चीज़ें तो पहले से तयशुदा थी, हमें भी पता था। और हमें भी पता था कि IMF के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है। IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसकी खिलाफ वर्जी की गई और कीमतों को ना बढ़ाया गया। और जैसे इमरान खान साहब ने खुद पूरे जलसों में बता दिया है, खुदा के लिए कुछ चीज़ छुपा ही नहीं सकता ये बंदा, इसे छुपती नहीं है, पेट ही बड़ा छोटा है, हल्का है पेट वाला। वो खुद ही उसने बता दिया कि हमने इसलिए इसको रोका हुआ था, मुझे पता था कि मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ रही है, मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ रही है, इसलिए मैंने कहा जून तक कीमतें पेट्रोल की नहीं बढ़ेंगी, बिजली की नहीं बढ़ेंगी। हालांकि एग्रीमेंट के तहत इसको बढ़ानी थी, उस चीज़ों को इसने कैप कर दिया जानबूझ के। और क्यों कामयाब होनी थी, इसको पता था कि हम एक पेज पे नहीं रहे, तो अभी कामयाबी भी होनी है। तो कहने से मुराद ये मेरा सहारा कोई नहीं रहा, यानी दूसरा मतलब ये था जी। अब मकसद बात करने का ये है, शाद साहब, फैसल साहब, ये सारी चीज़ें जो हैं कड़वा घूंट, मैं तो किसी सूरत इसको एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा, ना मैं करता हूँ। लेकिन अब जब हुकूमत आपने चलानी है, पूरी दुनिया को आपने 2018 में अब्बासी साहब, कता कलामी की माफ़ी, एक ब्रेक लेते हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आपकी तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी तशवीश है, जैसा कि आपने भी कहा कि आप इस फैसले को जस्टिफाई नहीं कर रहे, आपके कुछ दीगर कॉलीग्स जो हैं वो भी मुतालबा कर रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब नून लीग के MNA हैं, पिछले दिनों हमारी बजट ट्रांसमिशन में वो थे, वो क्या कह रहे थे, ज़रा ये सुन लें फिर आके बात करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वजीर खजाना, उस वक्त भी कहता था, आज भी कहता हूँ, वो आना चाहिए अवाम का इलेक्ट होया हुआ। हमेशा जो लाते हैं वो IMF के बंदे लाते हैं या बैंकों के बंदे लाते हैं, इनको ये नहीं पता कि अपनी इकानमी को कैसे आगे बढ़ाना है। आप तो मिफ्ता इस्माइल के IMF के बंदे यही है। नहीं कैसर साहब, मिफ्ता इस्माइल के IMF के बंदे, और क्या इनको, क्या आपकी जमात को इस पे गौर करना चाहिए कि इनको हटा के कोई MNA लाएं? देखिए, बिल्कुल गौर करता है। इस्माइल तो IMF से में जॉब कर चुके हैं और ये कहाँ इलेक्ट हुए हैं। अब्बासी साहब, कैसर अहमद शेख साहब कहते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब की जगह कोई MNA जो है उसको वजीर खजाना बना दिया जाए। आप एग्री करते हैं? फ़र्क पड़ता है एक इलेक्टेड बंदा और एक नॉन इलेक्टेड? फैसल मैं इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन पीछे 2 मिनट मुझे दे देते, क्योंकि बात पूरी मुकम्मल नहीं होती तो फ़ायदा क्या होगा, लोग समझ नहीं पाते। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि 2018 के अंदर बिजली का फी यूनिट 12, 13, 14 रुपये था। उस वक़्त 5.8 हमारी तरक्की की शरह थी। उस वक़्त गुर्बत, महंगाई, ये सारी चीज़ें किस इन्फ्लेशन कहाँ थी आपको पता होगा। मैक्सिमम मेरा ख्याल है
7 या 8 पे थी या 6 पे थी। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें उस वक्त जब हम छोड़ के गए थे इस हुकूमत को, उस वक्त का कंपैरिजन करें, चीनी 52 रुपये की थी, आटा 35 रुपये का था। जहाँ मैं झूठ बोलूँ तो दोबारा मुझे उस वक्त के फिगर्स निकाल के दिखा दें कि हनीफ अब्बासी तुम झूठ बोल रहे हो। डॉलर कितने का था? 115 का था। और इसी तरीके से और भी जो जितनी चीज़ें इस वक्त आप कंसिडर कर सकते हैं, LPG की बात कर सकते हैं, सब चीज़ें जो हैं कई 100 गुना जो है वो कम थी। उसके बाद 4 साल एक ऐसे शख्स को आपने दे दिया, जैसे आप किसी रेडी चलाने वाले को मर्सिडीज गाड़ी दे दें तो उसका बेड़ा गर्क कर देगा। तो इसी तरीके से इस मुल्क का 4 साल के अंदर जो कुछ किया गया वो आकर तो यहाँ पे ठहर गया। अब जो कैसर शेख साहब ने बात की है, मेरा उनसे इत्तेफाक नहीं है। देखें ना, वो शायद उनको मिफ्ता साहब पे कोई गुस्सा होगा। बहरहाल मिफ्ता साहब का और इसहाक डार साहब का कोई कंपैरिजन भी नहीं बनता। यहाँ पे अगर कंपैरिजन करना चाहें, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो किसी, ठीक है MNA सारे मुंतखब होते हैं, लेकिन मैं अब मुझे अगर आप कहें कि फाइनेंस के ऊपर बात करें, बजट के ऊपर बात करें, मैं कर तो लेता था एज ए MNA। जो हम कटौती की वो तहरीकें जमा कराते थे उसका मुझे पता होता था, चलें वो बड़ा आसान होता है। लेकिन इस मुल्क को चलाने के लिए हमें इसहाक डार जैसा जहांदीदा शख्स चाहिए, और इंशाल्लाह ताला वो इस पाकिस्तान में मौजूद होंगे। लेकिन अगर आप कहें जी मिफ्ता साहब को निकाल के तो हनीफ अब्बासी साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बना दें या कोई MN रहील असगर साहब को बना दें, तो ये मुनासिब बात नहीं है। अब्बासी साहब ये बात नहीं है मुनासिब। अब्बासी साहब मुनासिब, अगर जो आप राय दे रहे हैं वो दुरुस्त है कि जो तजर्बा है इसहाक डार साहब का, तो इसहाक डार साहब आ जाते, उनको बना देते, वो सेनेटर तो हैं ना, तो क्या रुकावट थी? देखिए मेरी बात सुने, अपना इरशाद भाई वो भी आ जाएंगे, मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, हम भी कभी नहीं किसी जगह गए, और इंशाल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं, मतलब कि वो नहीं आ सकते, आएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन कोई वक्त होता है, कोई तरीक़ाकार होता है, कोई उनके अपने इश्यूज़ होते हैं, वो सारे इंशाल्लाह हल करके तो फिर इस पाकिस्तान में वो ज़रूर आएंगे। लेकिन मेरा बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू 100% 13 से लेके 18 की पाकिस्तान की इकॉनमी को देख लें, और 18 से लेके ये बताएं कि बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। इसहाक डार साहब अगर नहीं भी आ रहे, उन्होंने ये कहा, बार बार कहा कि जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी बजाय और हैं तरीके जिससे हम ये IMF की शराइत भी पूरी कर लेंगे और हमें पेट्रोल की कीमतें भी नहीं बढ़ानी चाहिए, अवाम को लीव भी देना चाहिए। तो उनकी बात मानी क्यों नहीं मिफ्ता इस्माइल ने? नहीं, देखें वो इरशाद भाई आपने बड़ा अच्छी बात की है। वो जो आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा, बिल्कुल उन्होंने कहा, ये बात उनकी मेरी और ज़ाती तौर पे भी हुई, और उन्होंने कहा कि हमें पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए और दूसरी मदों से इतना पैसा निकालना चाहिए। अब देखें ना, अब एक होती है मशवरा देना, एक होता है कि बंदा खुद किसी, अब एक ड्राइवर है, आप जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होगा उसने फिर अपने हिसाब से चलाना है चीज़ को। अब वो क्या देख रहे हैं मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या चीज़ देख के तो 60 रुपये तक चले गए। और इसहाक डार जैसा जहांदीदा बंदा और एक्सपीरियंस वाला और इस मुल्क के साथ कमिटमेंट वाला बंदा अगर वो कह रहे हैं, तो वो जिस बुनियाद पे कह रहे होंगे तो वो इधर उधर वाली बात तो नहीं थी। हाँ, जहाँ तक मैं आपकी बात सुना था फैसल के साथ कि जी वो मियाँ साहब ने कहा है कि आप मुदाखलत नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, यकीन माने कि ये लफ्ज़ मियाँ साहब इसहाक डार साहब के मुतल्लिक कह ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है, ये मेरा अपना ईमान है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर वो 16 घंटे काम करते थे ना, तो वहाँ वो 18 घंटे काम कर रहा है बंदा पार्टी के लिए, मुल्क के लिए। 18 घंटे वो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। तो कहने से मुराद ये है कि मैं तो बिल्कुल इस हवाले से क्लियर और क्रिस्टल हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, अब्बास साहब अमलन तो यही हो रहा है ना कि मिफ्ता इस्माइल उनकी कोई बात तो नहीं मान रहे, वो तो अपनी मर्जी चला रहे हैं। और वो आप ठीक कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पे वही हैं, वही चलाएंगे। लेकिन मेरा एक और सवाल है, ये अभी तो मशवरा उन्होंने जो मशवरा जी 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 बताएं, बचाएं शायद नहीं आप मैंने कहा मशवरा वो दे सकते हैं जी, मशवरा वो दे सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते डार साहब। एक दूसरी तरफ थोड़ा सा मैं एक बात करूंगा, देखिए नहीं, अगर मैं एक कंपैरिजन, आप कह रहे हैं ठीक है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। देखें जो इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार थी या उसको 10,000 मेगावाट ऐड करना था, उस वक्त शहबाज शरीफ फेडरल गवर्नमेंट में नहीं थे। मैं जरा थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। और उस वक्त भी उनकी तजवीज़ को नहीं माना गया था। सारी कैबिनेट ने कहा था कि मुमकिन नहीं है, हमारे 5 साल इसी में गुजर जाएंगे और हमारी बिजली की जो
खपत है वो कम रहेगी और हम पूरी नहीं कर सकेंगे तो हमें कुछ और काम करने चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अकेले डटे रहे और आखिर में नवाज शरीफ साहब ने फैसला दिया कि गो हेड जाएं करें। शहबाज साहब को वो टास्क मिला 22 महीने में, वो जो पावर प्लांट्स थे 22 महीने में दुनिया की किसी कोने में मुकम्मल नहीं होते, वो उन्होंने मुकम्मल किए। उसी बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि ये जो फेडरल के ये जो इश्यूज हैं, जरा थोड़ा सा 1 माह हुआ है, 1 महीना हुआ है, थोड़ा सा और 2-4 महीने। अब तो गवर्नमेंट को पता है ना कि हम रिजाइन देने नहीं जा रहे, हम नए इलेक्शन कराने नहीं जा रहे। अब तो वो बस सब चले इस पॉइंट से हम एग्री कर लेते हैं कि अप्रोच जो है, अप्रोच 2 टेक्निकल लोगों में मुख्तलिफ हो सकती है काम की, ये हम इस बात से एग्री कर लेते हैं। हुजूर, ये 25 मई को शेख रशीद साहब के साथ आपने क्या किया? उन्होंने लाखों लोग लेकर आने थे, फिर वो नहीं आ सके, वजह क्या थी? आपने, मैं फैजाबाद में था, शेलिंग तो भरपूर की आपने। दोनों मेरे इरशाद साहब बड़े नहीं कोई शेलिंग नहीं हुई। यकीन माने शेख रशीद किसी जगह नजर ही नहीं आए, स्वाय एक दफा कुछ झलक करा के तस्वीर बनवा ली उन्होंने। इस तरह नहीं होता। देखिए, एक शख्स जो था लाहौर से, वो उसकी वीडियो जारी, उसने भला क्या कहा? उसने कहा ये छोटी सी जगह पे आपने किसी ने वीडियो बनाई। उसने कहा ये स्टोर है बेसमेंट के अंदर, उसके अंदर मैं छुपा हुआ हूँ। तो उसने कहा और कौन कौन छुपा हुआ था? उसने कुछ 4-5 हमाद अजहर पता नहीं और किसी के नाम लिए, वो भी यहीं थे, फिर 2 छत पे चढ़ गए हैं। भाईजान, तहरीकें इस तरह नहीं चलती। हम भी मुशर्रफ दौर से लेके और ये सारी सिलसिला करते रहे। तहरीक ये चलती है कि ठीक है, जिस दिन का आपका जलसा है, जुलूस है, उस वक्त तक पकड़े नहीं जाना। पकड़े जाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन रहना लोगों में है। और लोगों, अगर मैं बेसमेंट में चला जाऊंगा, अगर मैं स्टोर में बंद हो जाऊंगा, मैं अपने लोगों से रास्ता छोड़ दूंगा, तो मेरे साथ निकलेगा कौन? एक कोरोना पेशेंट है जिसकी उम्र 70 साल के करीब है, आपने उसको शेलिंग भी की, उसकी लाल हवेली पर कब्जा भी कर लिया, तो इतना हक तो देना उनको। वैसे वो लाल हवेली में रहते नहीं हैं। दोनों चीजें इरशाद साहब झूठ है। अच्छा मेरी बात सुने, नहीं इरशाद साहब, दोनों चीजें झूठ हैं। कोई एक फुटेज दिखा दें जहां पे वो आंसू गैस उनके ऊपर हो और वो आंखों में पानी। वो 70 साल की उम्र को मैं मशवरा जरूर दूंगा कि भाईजान 70 साल की उम्र में ना खुदा के लिए झूठ बोलना छोड़ दो बस। अच्छा, आखिरी 70 साल की उम्र ही है ना, मुख्तसर कमेंट कीजिएगा, वक्त की कमी है। ये जो इंडिया में तौहीन रिसालत हुई है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख, बजाय इसके कि उसको कोई सज़ा मिलती, वहाँ मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। अब तक 2000 मुसलमान गिरफ़्तार हो चुके हैं। क्या आप इसके हक़ में हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त रद्द-ए-अमल है वो कमज़ोर है, सख्त होना चाहिए और कम अज़ कम चंद दिन के, चंद हफ्ते के लिए ताल्लुकात मुनक़ते होने चाहिए? ताल्लुकात मुनक़ता वाला तो वो फैसला कर लेंगे, लेकिन नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे हम, हमारे बच्चे सब कुर्बान। और इसके लिए जो शख्स बात आपसे कर रहा है वो रिटर्न उसके खिलाफ चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरीके से हमने जदोजहद की है। वो किसी के ऊपर एहसान नहीं है। और मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान, ये उम्मत मुस्लिमा की बात है, पूरी उम्मा की कमज़ोरी की बात है, ये पाकिस्तान की बात नहीं है। और जिस तरह फिर मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त चीजें हैं। ठीक है, अब्बासी साहब कांप जाता है। जी बिल्कुल ठीक, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अब्बासी साहब टाइम खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपका, इरशाद साहब आपको शुक्रिया, इजाजत दीजिए।